गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, इससे पहले के क्लास में आपको योजना आयोग के बारे में पूरा बता दिए थे। योजना पूरा पढ़ा दिए थे। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। केसी नियोगी जो थे इसके बहुत प्रथम संयोजक थे। रूस से इसे लाया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि था। दूसरे का भारी उद्योग। कृषि तीसरे का स्थिरता, लेकिन चौपट हो गया। तीसरे के बाद आ गया योजना अवकाश। चौथा भी चौपट हो गया। बांग्लादेश संकट हो गया। जनसंख्या नियंत्रण करना पड़ा गया। पांचवी पंचवर्षीय 5 साल से पहले 4 साल में समाप्त हो गई थी। इसमें रोलिंग प्लान लाया गया था। फिर छठी पंचवर्षीय योजना जो था, इसमें हम लोग ने क्या किया था? आत्मनिर्भरता लाया था। और क्या क्या लाए थे? आधुनिकीकरण लाए थे। औद्योगिकरण की जगह पे आधुनिकीकरण लाए थे। ऐसे करते करते सारी हमने आपको योजनाओं के बारे में पढ़ा दिया था। उसके बाद आ गए नीति आयोग जो आ गया। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी एक गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक उसे कहते हैं जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है। वो क्या कहलाता है? गैर संवैधानिक कहलाता है। तो नीति आयोग वगैरह तक बता दिए थे। हम लोग की अर्थव्यवस्था कमोबेश हमेशा से लड़खड़ाती ही रही थी। हम लोग जैसे आज़ाद हुए थे, ध्यान से समझिए, 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे। 47 से लगभग 77 तक, 1977 तक देश में एक ही पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार। कांग्रेस पार्टी। देखिए, चलिए, 57 हो जाएगा 10 साल, 67 हो जाएगा 20 साल, और 77 हो जाएगा 30 साल। 30 साल तक देश में लगातार कांग्रेस का शासन चलता रहा। तो कांग्रेस को चुनाव जीतने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन पहली बार 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई की सरकार बन गई। उसके बाद चुनाव में जो कंपटीशन चालू होने लगा, जिसका कोई हद नहीं। अब चुनाव में जीतने के लिए ये लोग कुछ भी करने लगते थे। तो किसी ने कह दिया कि हम ये बांट देंगे, हम वो बांट देंगे। इससे इकोनॉमी चौपट होने लगी। देखिए, फ्री में बांटना कोई गलत नहीं है, बशर्ते आपके पास रहना चाहिए। अब जैसे दिल्ली दिल्ली में देखिएगा, दिल्ली में बिजली फ्री है, दिल्ली में एजुकेशन फ्री है और बहुत बेहतरीन है। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है, उसके बजट बहुत बेहतरीन है। बजट को भी डबल किया गया, वहां से भी फ्री भी किया गया। तो जब आपके पास पैसे रहे तो कोई गुरेज नहीं है। जैसे आपके माँ बाप के पास पैसे हैं, आप नए कपड़े खरीद लीजिए फ्री में, क्या दिक्कत है? लेकिन पैसे ही नहीं है, उस स्थिति में करेंगे तो गलत है। तो देश में आप कोई भी चीज फ्री नहीं होता। एक तरह से समझिए तो आपकी इकोनॉमी अच्छी है तो आप सर्विस दे रहे हैं अपने लोगों को। लेकिन देश में क्या हुआ, धीरे धीरे 1980 के दशक के बाद जनता सरकार चुनाव जीतने के लिए कुछ बोल दी, और इकोनॉमी वो लोग संभाल नहीं पाते थे। अभी हमारे यहाँ महंगाई कौन सी कंट्रोल हो पा रही है? नहीं संभाल पाते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ता गया, खर्च बढ़ते गया। इनकम आ नहीं रहे थे। भ्रष्टाचार बहुत भयानक थी। हर चीज सरकारी रहेगी, जहाज भी सरकारी। तो भैया, लखनऊ के लिए भी सरकार को एक जहाज खरीदना है, बनारस के लिए भी खरीदना है, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, जगह जगह पे जहाज खरीदने हैं। सरकार का खर्च बढ़ रहा है। ट्रेनें सरकार को ही चलानी है, हॉस्पिटल सरकार को ही चलाना है, प्रोडक्शन सरकार को देखना है, विदेश में व्यापार हर चीज सरकार देखती थी। मोटरसाइकिल से लेके हवाई जहाज तक सब सरकार को बनाना था। इससे घाटा ये हो रहा था कि सरकार के पास करने की क्षमता थी नहीं। सरकार के पास भ्रष्टाचार भयानक भरे हुए थे और सरकार के पूरे पैसे खर्च होने लगे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और साल था 1991, 1991, 1991। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव से नरसिंहा राव साहब थे। और उस समय वित्त मंत्री के पद पर थे ये मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत विद्वान थे। तो पीवी नरसिंहा राव ने देखा कि भैया ये आरबीआई के गवर्नर हैं, जैसे वो रिटायर हुए तो कहें कि आप हमारे पार्टी में आ जाइए, मिल के चलाया जाएगा पार्टी। 1991 में देश को अर्थव्यवस्था संभालते संभालते नहीं संभला और महज 15 दिन का पैसा बच गया। कितने दिन का पैसा बचा था भाई? 15 दिन का पैसा बचा था। 15 दिन बाद हम लोग विदेश से कुछ भी नहीं खरीद सकते थे। और ये बात आज से लग 30 साल पहले की है। उस समय हमारा, आज भी हमारे पास देखिए, चाइना से सामान नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद हो जाएगी। देखते हैं कितना चाइना से सामान आता है। आज भी देखिएगा, अगर विदेश से पेट्रोल नहीं आएगा तो क्या होगा? हमारे पास महज 15 दिन तक के पेमेंट का पैसा था। अब 15 दिन बाद ना हम सोच रहे दवाई का पेमेंट कर सकते थे, ना हथियारों को खरीद सकते थे, ना ही पेट्रोलियम खरीद सकते थे, ना इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद सकते थे, ना ही बड़े जो कोई बिजनेस बड़ा कर ही नहीं सकते थे। सोचिए, अगर आपके घर में ऐसी स्थिति आएगी कि 15 दिन बाद खाने को नहीं है तो आप क्या करेंगे? और हमारे देश में ऐसी स्थिति आ गई थी 1991 में।
ये बहुत खतरनाक दौर था। भारत सरकार कहीं ना कहीं लोन लेने जाती थी। तो देखिए बाबू, दो तरह से लोन मिलता है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। एक मिलता है वर्ल्ड बैंक से लोन। ये वर्ल्ड बैंक से लोन काफी अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपके देश में विकास अगर है रहा है तो उसके लिए ये लोन देता है। विकास होता है उसके लिए लोन देता है। और ये ब्याज जो होता है ना, ब्याज ब्याज बड़ी कम लेता है और बहुत ज्यादा टाइम देता है आपको, क्या 20 साल बाद देना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भारत सरकार बुलेट ट्रेन बना रही है, उसमें तो जापान से लोन ले रखी है। अगर कोई बड़े से शहर को बसाना है, आप वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकते हैं। अच्छे कामों के लिए लोन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी खोलना है, एयरपोर्ट बनाना है, नहरें बनानी है। बिहार में बाढ़ आ रहा है, उस बाढ़ को रोकना महज 2.5 साल का काम है, लेकिन उस बाढ़ को रोका नहीं जाता है। क्योंकि रोकने के लिए, अगर बाढ़ रोक देंगे तो फिर कमाई कैसे होगी? हर साल बाढ़ के लिए 600-700 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए निकाले जाते हैं जनता में बांटने के लिए। जनता को कुछ देता नहीं है, सब नेता लूट लेता है। इसलिए बिहार का बाढ़ जानबूझ के कंट्रोल नहीं किया जाता है। तो अच्छे कामों के लिए पैसे कौन देता है? वर्ल्ड बैंक। लेकिन जब आपकी बर्बादी के कगार पे आ जाते हैं, आप की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा रही होती है, तब उस समय मजा लेने आता है आईएमएफ। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कहता है कि बबुआ तुम बर्बादी के कगार पर हो, तुम्हारे अच्छे दिन नहीं आए हैं, तुम्हारे बुरे दिन आए हैं। कौन से दिन आए हैं? बुरे दिन आए हैं। तो बुरे दिन के लिए कौन आता है? आईएमएफ। और आईएमएफ में अमेरिका, जापान और ब्रिटेन जैसे देशों का पैसा लगा हुआ है। तो कहने के लिए आईएमएफ जो नियम बनाएगा वो अपने लिए बनाएगा, लेकिन ज्यादातर ये फायदा अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों को करता है। तो जब बुरे दिन में आपके पास पेमेंट का पैसा नहीं रह पाता है, भुगतान नहीं रह पाता है, भुगतान का मतलब क्या होता है बहू? भुगतान मतलब पेमेंट, पेमेंट का पैसा नहीं रहता है, तो वो पैसा कौन देता है? आईएमएफ। आईएमएफ जो ब्याज लेता है ना, बहुत टफ ब्याज लेता है और आपको टाइम भी बहुत ही कम देता है। लेकिन करिएगा क्या, सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। अभी श्रीलंका के पास भी भयानक समस्या आ गया। ये ससुरा जब लोन देता है ना आईएमएफ, कई सारे शर्तें रख देता है कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, तभी हम आपको लोन देंगे, ये देंगे। तो भारत सरकार के पास 1991 में ऐसी स्थिति आ गई। जब लोन लेने गए हम लोग यूरोपीय देशों से और आईएमएफ से, तो उसने कहा कि हम आपको एक ही शर्त पे लोन देंगे, आप भारत के अंदर विदेशी कंपनियों को भी आने का मौका दीजिए। विदेशी कंपनी को आप मौका नहीं देते हैं। तो भारत ने कहा कि हम अपने यहाँ प्राइवेट लोगों को मौके नहीं देते हैं, तो विदेशी को क्या देंगे? तो उसने कहा कि नहीं, आपको प्राइवेट लोगों को भी मौका देना पड़ेगा। आपके प्राइवेट आदमी की भी जहाज चलेगी, विदेशी की भी जहाज चलेगी, भारत सरकार की भी जहाज चलेगी, सबको बढ़ावा देना पड़ेगा, तभी हम आपको लोन देंगे। तो मरता क्या ना करता, भारत सरकार ने इसे चालू किया और यही भारत के विकास का सबसे बड़ा कारण बना। भारत सरकार को उस समय जो थे वो एलपीजी नियम लाई। क्या लाई? एलपीजी। एल से होता है लिबरलाइजेशन। क्या होता है? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? उदारीकरण। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, मतलब सरकार थोड़ी सी नरम पड़ गई, कही कि ठीक है, हम विदेशी कंपनियों को भी आने का अनुमति दे देते हैं और भारत में काम कर रहे प्राइवेट आदमी को भी हम क्या करते हैं? अनुमति दे देते हैं। तो उदारीकरण हो गया, प्राइवेट को बढ़ावा दिया गया, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण हुआ। विदेशी कंपनियों को भी बुलाने का मौका मिला, ग्लोबलाइजेशन हुआ यानी भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण हुआ। यानी 1991 में हमारी अर्थव्यवस्था में विदेशी कंपनियों, विदेशी देशों ने तथा आईएमएफ ने जो लोन दिया था कि हम 15 दिन के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा कर सके, बदले में उन्होंने हमसे एलपीजी करा लिया। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सरकार ग्लोबल यानी विदेशी कंपनियों के साथ तथा प्राइवेट कंपनियों के साथ लिबरल रहेगी, लड़ाई झगड़ा भेदभाव नहीं करेगी, लड़ाई झगड़ा भेदभाव नहीं करेगी। सरकार ने यह शर्तें मान ली, लेकिन कुछ शर्त रख दिया। शर्त ये रखा कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत में सेना का कोई सामान नहीं बना सकती है, अंतरिक्ष का कोई सामान नहीं बना सकती है, रेलवे नहीं खोल सकती है, वो आपका अंतरिक्ष कार्यक्रम को नहीं कर सकती है, पेट्रोलियम में नहीं कर सकती है। क्या बताइए, कोई विदेशी कंपनी का पेट्रोल पंप देखे हैं? नहीं देखे हैं। तो ये काफी स्ट्रिक्टली नियम लाया गया था 1991 में।
भारत की अर्थव्यवस्था 1991 में पैसा मिला, तो भारत सरकार को जैसे पैसा मिला, भारत सरकार इमरजेंसी के चीजों को अपने यहाँ रख लिया। और भारत सरकार ने जैसे ग्लोबलाइजेशन किया, क्या किया, ग्लोबलाइजेशन किया, तो ग्लोबलाइजेशन जैसे किया कि भाई आप कार का फैक्ट्री डाल दीजिए, मोटरसाइकिल का डाल दीजिए, स्कूटी का डालिए, ट्रक का डालिए, बस का डालिए, बढ़िया बढ़िया वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर की फैक्ट्री डालिए। तो सर विदेशी कंपनियां धड़ल्ले से आई फैक्ट्री डालने के लिए कि भैया भारत में ये सब चीजें तो पहले से बनती नहीं थी, हम कमा के लाल हो जाएंगे। तो जैसे वो कंपनियां भारत में आई तो लोगों को रोजगार मिलने लगा। भारत सरकार को क्या लगा, कुछ नहीं, बस उनको मौका दिया गया। जैसे वो कंपनी आई, जमीन खरीदी, जमीन खरीदी, यहाँ की मजदूरों को ली, उन्हें ट्रेनिंग दी, सैलरी दिए, काम कराए, बहुत ज्यादा भारत को पैसा भी आने लगा, रोजगार भी मिल गया यहाँ पर उन कंपनियों के आने से। लेकिन सरकार का अभी भी खर्च कम नहीं हो रहा था। समस्या ये था कि सरकार इतने बोझ पाल रखे थे जिसका कोई हद नहीं। तो सरकार ने अपने बोझ किसको दे दिया, प्राइवेट कंपनियों को। किसको दे दिया, प्राइवेट कंपनियों को। देखिए आज भी सरकार से जो चीज नहीं चल पाता है प्राइवेट को दे देता है, LIC प्राइवेट को, बैंकों को प्राइवेट को। तो वो प्राइवेट इंसान अपना काम चला लेता है। तो सरकार ने अपनी जान बचाने के लिए दो काम किया, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। इससे बहुत ज्यादा रोजगार मिला। अब जैसे देखिए बैंक है, SBI बैंक है, और वहीं पे बगल में प्राइवेट बैंक भी है, HDFC बैंक है। प्राइवेट बैंक कैसा है, HDFC है। HDFC कैसा बैंक है, प्राइवेट बैंक है। तो इससे काफी फायदा हुआ। सरकार को हर जगह अपना बैंक खोलेगी तो बिल्डिंग खरीदो या जमीन खरीदो, लाइट का बिजली बिल भरो, कर्मचारियों को सैलरी दो। सारा काम सरकार खुद नहीं कर सकती है, इसलिए आधा तो जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों ने उठा लिया। पहले जिम्मेदारी सरकार की थी, घर घर स्कूल पहुंचाओ। आज जिम्मेदारी नॉर्मल प्राइवेट टीचरों के पास है। हम लोग गांव गांव तक पहुंच गए लोग ऑनलाइन के माध्यम से। और लिबरलाइजेशन, सरकार अब लिबरल हो गई है, मतलब वो ज्यादा लिबरल का मतलब उदार हो गई है। आप सरकारी हॉस्पिटल खोलेंगे, पहले प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने नहीं देते थे, अब आप चाहें तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं। विदेशी कंपनी चाहे तो वो भी अपना हॉस्पिटल खोल सकती है, चाइनीज हॉस्पिटल। यहाँ मुर्दा को भी जिंदा किया जाता है और जिंदा को भी मार दिया जाता है। तो अब सरकार कुछ हस्तक्षेप करने जाती है नहीं, क्योंकि सरकार क्या हो चुकी है, लिबरल हो गई है। इस वजह से भारत में भयानक क्रांति आई, इतनी जबरदस्त क्रांति आई। लेकिन भारत सरकार ने नियम रख दिया, कहा कि प्राइवेट कंपनी और विदेशी कंपनी, जब भी विदेशी कंपनी आएगी तो महज 49% योगदान देगी भारत में, और उसे भारत के किसी प्राइवेट कंपनी से शेयर पार्टनरशिप करना पड़ेगा 51% का। तो विदेशी कंपनी जब आई तो उनके लिए भारत ने मौका दिया कि आओ, लेकिन तुम फुल टू अपना कारखाना यहाँ नहीं डाल सकते हो, उसमें तुम्हारा योगदान 49% रहेगा, और किसी भारतीय कंपनी को तुम्हें अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा, उसका परसेंटेज 51% रहेगा। यानी देखिए भारत वाला का दबदबा यहाँ ज्यादा रहा। तो विदेशी कंपनियों ने कहा कोई बात नहीं यार, यहाँ के लोग ना गाड़ी देखे, ना बंगला देखे, ना मोटरसाइकिल, ना स्कूटी, कुछ कूदो भयानक यहाँ पे कमाई होगा। तो इसी तरह से कौन सी कंपनी आ गई, होंडा कंपनी आ गई 49% के साथ साथ। और शेयर किससे कर लिया, 51 पे, हीरो के साथ। कौन सी कंपनी बन गई, हीरो होंडा, हीरो होंडा। इसी तरह कंपनी आई कौन, सुजुकी आई। कौन आई, सुजुकी कंपनी। अब भारत के किससे समझौता गया, मारुति से। किसे, मारुति से। बन गया क्या चीज, मारुति सुजुकी। क्या बन गया, मारुति सुजुकी। किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। तो देखिए ऐसे ऐसे हमारी देश की अर्थव्यवस्था उठने लगी। इससे फायदा क्या हुआ, इन विदेशी कंपनियों को आने से रोजगार मिला, टेक्नोलॉजी सीखने को मिला, और भारत वाला नया नया टेक्नोलॉजी सीख गया। आज होंडा अलग हो गया, कोई टेंशन नहीं, हीरो अपना चल रहा है। आज सुजुकी अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मारुति अपना अलग चल रहा है। यहाँ पे समझ में आ गया नहीं गया। तो एक से एक काम किया गया यहाँ पर। इसीलिए मनमोहन सिंह को देखिएगा ज्यादा लोग विरोध नहीं करता है, हमारी अर्थव्यवस्था सुधरने लगी। क्योंकि जो काम सरकार को करना था वो विदेशी कंपनी आके करने लगी। जो काम सरकार का था रोजगार देने का, विदेशी कंपनी आके नेस्ले बेचने लगी, मैगी बेचने लगी। तो मैगी बेचने वाले को रोजगार, उसको सप्लाई पहुंचाने वाले को रोजगार, उसके कारखाना में रोजगार लगने लगा। विदेशी कंपनी आई यूनिलीवर। कौन आई, यूनिलीवर। यूनिलीवर आई, टॉक गए, टाइड, सर्फ एक्सल, क्लोजअप, फेयर एंड लवली, वैसलीन, ऐसा ऐसा क्रीम बना रहा है सब, मेकअप का सामान बनाने सब, आईफोन बना देता है सब नोकिया को। मेकअप में इतना दम है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
बहुत खतरनाक। तो जो काम सरकार का था रोजगार देने का, वो कौन करने लगे? विदेशी कंपनी। विदेशी कंपनियों को मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं, MNC, मल्टीनेशनल कंपनी। गूगल इंडिया में एंट्री मार दिया, अमेजोन मारा, फ्लिपकार्ट मारा, विदेशी कंपनियों की होड़ लग गई भारत में, एकदम धड़ाधड़, बहुत जबरदस्त लग गया। तो भारत सरकार को कई सारे कामों में फायदा हुआ। प्राइवेट कंपनी आ गई, कंपटीशन हो गया, कंपटीशन के चक्कर में अपनी टेक्नोलॉजी को सुधारने में लग गया। उसने 2G लाया तो बगल वाला 3G लाया, तो ये आया 4G लाया, हुआ है फ्री कर दिया। लो, कंपटीशन के चक्कर में धड़ल्ले से आने लगी। तो सरकार, जो भारत सरकार को जो पैसा खर्च करना पड़ता था जगह जगह, वो खर्च नहीं करना पड़ा। भारत सरकार टुकुर टुकुर देख रही है, हाँ उधर कारखाना लग रहा है, यहाँ ये लग रहा है। तो धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था अपने जगह पर आ गई। और इस अर्थव्यवस्था के हमारे अपने जगह पे आने के कारण हम लोगों ने IMF का लोन भी चुका दिया और अपना ट्रेड बैलेंस को भी ठीक किए थे। किसके तहत? LPG के तहत। किसके तहत? LPG। LPG किसने लाया था? तो लड़का मार देगा, ऑप्शन ए मनमोहन सिंह। यही हो जाएगा गलती। मनमोहन सिंह उदारीकरण के समय वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री उस समय थे PV नरसिम्हा राव। अगर प्रधानमंत्री ही अनुमति नहीं देते तो क्या मनमोहन सिंह कर सकते थे? नहीं। तो उदारीकरण का जनक PV नरसिम्हा राव को कहा जाता है। इसे कहा जाता है, PV नरसिम्हा राव को कहा जाता है। लेकिन कहेगा कि उदारीकरण किसके दिमाग की उपज थी? मनमोहन सिंह के समय। किसके? मनमोहन सिंह के। उदारीकरण से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि प्राइवेट कंपनियों को मौका मिला। प्राइवेट कंपनी हर चीज से मुनाफा कमाना चाहती है। पहले सरकारी कंपनी थी, जैसे दूध की फैक्ट्री है, दूध निकाला, दूध से खूब पनीर निकाल लिया। अभी वही अब प्राइवेट कंपनी को देंगे, A ग्रेड का दूध, B ग्रेड का दूध, C ग्रेड का दूध, उससे पेड़ा, उससे पनीर, दही, आइसक्रीम 75 टाइप का बना डाला हुआ। तो भारत सरकार को काफी ज्यादा फायदा हुआ। किस चीज से? ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से। और सरकार का अपना खर्च कम हो गया। सरकार का अपना खर्च क्या हो गया? कम हो गया। आज भी सरकार प्राइवेटाइजेशन कर देती है कि नहीं कर देती? धड़ल्ले से सरकार प्राइवेटाइजेशन करती है। उदारीकरण का मतलब क्या होता है? सरकार भेदभाव नहीं करेगी। सरकारी स्कूल खोलिए, प्राइवेट स्कूल खोलिए, प्राइवेट स्कूल खोल के अपने पढ़ाते रहिए। आप देखिए आजकल गली गली में प्राइवेट स्कूल खुल गया है, बस में भर भर ले आ रहे हैं सब, पढ़ा पहुंचा दे रहे हैं सब। गांव गांव में बस घुमा दिया है सब, भर भर ले आ रहे हैं सब, गांव में पढ़ा के भेज दे रहे हैं सब, जा पढ़ लिया। तो हर चीज में इससे फायदा हो गया। आप ये कहेंगे कि सर ये जो नियम आया 19, आप बताओ जो LPG आया 1991 में, ये सही था या गलत? इससे फायदा हुआ या लॉस? बहुत अच्छा था, इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, लॉस तो हुआ ही नहीं इससे। लेकिन अगर यही नियम जवाहरलाल नेहरू 1947 में क्यों नहीं लगा दिए? यही नियम 1947 में जवाहरलाल नेहरू लगा देते और जल्दी हम लोग आगे बढ़ जाते। क्यों? सोचने वाली बात है। विदेशी कंपनियों को कहते तुम भी आओ निवेश करो, प्राइवेट कंपनियों को कहते तुम भी आगे बढ़ो। समझ में आइए? तो क्या होता? हम लोग और चौपट हो जाते। देखो कैसे, जब हम देश आजाद हुआ था ना, हम लोग इतने गरीब थे कि हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाने का खुद किसी के यहाँ पैसे नहीं था। और अगर 1991 में LPG कर देते, लिबरल हो जाते, कहते प्राइवेट कंपनी तुम भी बढ़ो, ग्लोबल कंपनी तुम भी बढ़ो, तो क्या होती कि प्राइवेट, लिबरल होने से प्राइवेट कंपनी के पास पैसा ही नहीं था उस समय, देश आजादी से जस्ट हुआ था। ग्लोबल कंपनी आ जाती, विदेशी कंपनी भारत में, और भारत में अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते दाम में बेच देती। तो भारत के लोग अपना कारखाना लगाते, नई टेक्नोलॉजी सीखते, इनका सामान महंगा होता, उतना अच्छा होता नहीं, लोग विदेशी कंपनियों को ही अपनाने लगते। धीरे धीरे विदेशी कंपनी इनके ऊपर हावी हो जाती और वही ज्यादा तक भारत में कब्जा कर लेती। कब्जा इन द सेंस क्या? उन्हीं का दबदबा हो जाता है। जैसे अभी कैसे चाइना का दबदबा होते जा रहा है, सऊदी अरब में कोई भी सामान सऊदी अरब का नहीं बना होता है, विदेश से गया रहता है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में कहा कि नहीं, हम धीरे धीरे ही सीखेंगे, लेकिन सीख कर आत्मनिर्भर जरूर होंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि हमारे यहाँ LPG नहीं लगेगा, हम लिबरल नहीं हैं, हम प्राइवेट नहीं, हम ग्लोबल होने नहीं देंगे। हाँ, प्राइवेट कंपनियों को आगे बढ़ना है तो आगे बढ़े। तो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हुआ। लेकिन उस समय डर ये भी था कि हमारे पास सेना भी मजबूत नहीं थी। लेकिन 1961 का 62 की लड़ाई लड़े, 65 लड़े, 71 लड़े, 84 लड़े, तो धीरे धीरे हम लोग को सेना का भी लड़ाई का अनुभव हो गया। तो पता चल गया कि विदेशी कंपनी आएगी तो इनसे निपट लेंगे लोग। और जब 1991 आया तो भारत की प्राइवेट कंपनियां बहुत हद तक सीख चुकी थी चीजों को।
भारत की प्राइवेट लोग अब जागरूक हो चुके थे, और साथ ही साथ जो एलपीजी लाया गया वो 49 और कितने परसेंट का लाया गया, 51% का, कि ताकि कोई भी भारतीय कंपनी को आगे बढ़ाना पड़े मजबूरी में। तो मजबूरी में हीरो को आगे बढ़ाया सब, मजबूरी में मारुति को बढ़ाया सब। लेकिन जब धीरे धीरे और समय आया, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो इन्होंने कह दिया कि देखिए अब कोई भी विदेशी कंपनी को आना है तो आप 100% ले आ सकते हैं। कितना परसेंट? 100%। जब 100% हुआ तो होंडा अलग हो गया, हीरो अलग हो गया, तो अब क्या फायदा है, अलग हो जाओ। हम लोगों ने तो जो सीखना था सीख लिए। तो आप बताइए ये अच्छा हुआ या नहीं हुआ? 1991 में यदि एलपीजी होता तो हम लोग सफल हो पाते? नहीं सफल होता। तो अतः टाइमिंग भी किसी चीज का बहुत मायने रखता है। कोई भी चीज की टाइमिंग काफी मायने रखती है कि कब उस चीज को लाया जा रहा है, कब नहीं लाया जा रहा है। बताएंगे उदारीकरण के बाद एलपीजी का फुल फॉर्म बोलिए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। वेरी गुड। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण का फॉर्मूला। उदारीकरण के समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, उदारीकरण के जनक पीवी नरसिम्हा राव। किसके दिमाग की उपज थी? मनमोहन सिंह की। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? क्वेश्चन सीधा पूछता है अक्सर इकोनॉमिक्स में, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? जब विदेशी अर्थव्यवस्था को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। जैसे हम भारत में है, कोको कोला पीते हैं, कोको कोला कंपनी असल में अमेरिका की है। हम भारत में वर्लपूल का फ्रिज यूज करते हैं, वो अमेरिका की कंपनी। भारत में बैठ के गूगल चलाते हैं, अमेरिका की कंपनी है। यूट्यूब चलाते हैं, अमेरिका की कंपनी है। ज़्यादातर चीज़ें देखेंगे, कैमरा देखेंगे, ज़्यादातर मोबाइल चलाएंगे, चाइना की कंपनी है। हम जिस कैमरा से शूट कर रहे हैं, सोनी जापान की कंपनी है। समझ में आ गया कि नहीं? गाड़ी होंडा साउथ कोरिया की कंपनी है। विदेश के लोग मसाला खा रहे हैं, एमडीएच भारत की कंपनी है। अमेरिका में लोग चाय पीते हैं, टाटा टी भारत की कंपनी है। तो हर अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसी जुड़ाव को कहते हैं हम लोग वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। इसे भूमंडलीकरण भी कहते हैं। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण कहते हैं, अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ये बहुत जरूरी है आपस में कनेक्ट करने के लिए। अगर कोई देश एक दूसरे से व्यापार के लिए कनेक्ट नहीं रहेगा ना, तो उसमें लड़ाई होने की संभावना बड़ा सिंपल रहती है। हम लोग अक्सर पाकिस्तान से क्यों नहीं लड़ जाते हैं? रीजन क्या है कि पाकिस्तान को भी पता है भारत से लड़ेंगे तो कई सारी चीज़ों का व्यापार बंद हो जाएगा। भारत को भी पता है कभी कभी हम लोग के यहाँ प्याज महंगा हो जाता है तो उधर से भी ले आना पड़ता है, या फिर कई रिलेशंस को भी देखने पड़ते हैं। तो वैश्वीकरण होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। विश्व में इधर से उधर व्यापार का होना जरूरी है। ये बताइए अगर इस व्यापार में झोल हो जाए, इस व्यापार में कहीं धांधली हो जाए तो कौन देखेगा? तो उसके लिए बनाया गया विश्व व्यापार संगठन WTO। वैश्वीकरण में हो रहे व्यापार को देख रेख के लिए क्या करना पड़ता है? वैश्वीकरण। जैसे हम ही जिस बोर्ड पे ये पढ़ा रहे हैं ना, अभी कुछ दिन पहले लगभग 2 महीना पहले इस बोर्ड की इंडिया में शॉर्टेज हो गई थी, तो हमको वो बोर्ड ही नहीं मिला। हम वियतनाम से मंगाते थे, तो हम इसको सिंगापुर से मंगाए। पहले हमारा वियतनाम से आता था, अभी कहाँ से आया? सिंगापुर से। कोई टेंशन नहीं, सिंगापुर से आया बंदरगाह पे, बंदरगाह से आया यहाँ पर हब सेंटर पे, हब सेंटर से आ गया पटना। तो वैश्वीकरण से हर चीज जुड़ा हुआ है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ही समझते हैं, जब कोई भी चीज प्राइवेट। उदारीकरण का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन। उदारीकरण का मतलब क्या होता है? जब सरकार अपना हस्तक्षेप नहीं करती है, या जब सरकार प्राइवेट और विदेशी कंपनियों से भेदभाव नहीं करती है, तो उसे कहा जाता है उदारीकरण। क्या कहा जाता है? उदारीकरण। भारत में अभी भी उदारीकरण है, लेकिन जितने अधिकारी होते हैं ये उदारीकरण के नाम पे नौटंकी कर देते हैं। ये विदेशी कंपनियों को टॉर्चर करने लगते हैं सर। भारत में नियम कानून बना के नोएडा में एक बिल्डिंग गिरा दी गई और वो कंपनी बर्बाद हो गई उसके चक्कर में। तो कई सारे मतलब अभी भी लिबरलाइजेशन की उतनी कमी है, बहुत हद तक सुधार नहीं है। विदेशी कंपनियों को भेदभाव होता है। प्राइवेट कंपनी कितना अच्छा रहेगी, उस पे 4 गो नियम कानून लाद देगा। सरकारी बस झरझर झरझर हो गई है, ना उस पर चालान कटेगा, ना उस पर कोई दिक्कत पेंट होगा, ना उसका कोई चेक होगा। अब प्राइवेट कंपनी चालान दिखाओ, ये करो, वो देखो, दुनिया भर का। तो अभी भी भारत को उदारीकरण की जरूरत है। कोई भी देश आगे बढ़ता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है किस चीज की? उदारीकरण की। तो उदारीकरण समझ में आ गया। एलपीजी बताइए, एलपीजी किस समय आया था? उदारीकरण 1991 में आया था। प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे प्रधानमंत्री? पीवी नरसिम्हा राव। किसी को दिक्कत? उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। देखिए लिबरलाइजेशन अभी भी होना जरूरी है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन।
आज भारत में प्राइवेट कंपनियां बहुत आगे जा रही हैं, बहुत आगे जा रही हैं प्राइवेट कंपनी। एजुकेशन के सेक्टर में प्राइवेट कंपनियां आगे जा रही हैं, हर सेक्टर में अब प्राइवेट कंपनियां आगे जा रही हैं। तो ये प्राइवेट कंपनियों को चाहिए, जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं, जिनके पास दिमाग है वो इन प्राइवेट कंपनियों में जाके नौकरी करके योगदान दे सकते हैं। तो ये काफ़ी फायदा होता है, इससे रोजगार भी मिल जाते हैं, क्योंकि सरकार कितना रोजगार दे पाएगी, ज़्यादा तो दे नहीं पाएगी, ज़्यादातर रोजगार कहाँ पे, प्राइवेट कंपनियों के पास। ग्लोबलाइजेशन से फायदा क्या है कि विदेश में बहुत सारे टेक्नोलॉजी है पहले से आ गई है, उस टेक्नोलॉजी से जब भारत में आएगा कोई, उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कोई कहाँ आएगा, भारत में आएगा, तो जेन्युइन है कि इसका क्वालिटी अच्छा होगा, ये ज़्यादा बिकेगा। तो भारत की प्राइवेट कंपनियां इसको क्या करेंगी, टक्कर देंगी, कहेंगी कि ना हम तुमसे अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो देखिए, क्योंकि ये लोग आगे हैं, इनका प्रोडक्शन ज़्यादा है, इसलिए इनकी टेक्नोलॉजी अच्छी होती है। भारत में प्रोडक्शन धीमा है तो इनकी टेक्नोलॉजी पीछे होगी। आप कहेंगे नहीं सर, तब तो ये आगे निकल जाएगा, तो सरकार इसे आगे नहीं निकलने देती, इस पे 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगा देती है। तो अगर इसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो महंगा भी तो है, और इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ा पीछे है तो सस्ता भी तो है। तो लोग कहते हैं अरे यार आईफोन लोगे तो 1 लाख रुपये तो लग रहा है नहीं समझे। तो सरकार भारत को, देखिए ध्यान से, भारत को चौपट होने नहीं देना है। अभी कंपनी कही हम विदेशी है तो लगा दिया, तो भारत सरकार कहता है तुमको ये नहीं देना है, नहीं देना चाहते हो, कोई बात नहीं, आज भारत में कारखाना खोल दो। भारत में जब कारखाना खोलेगा तो जमीन भारत से खरीदेगा, मजदूर भारत का लोग लेगा, रोजगार भारत के लोगों को देगा, और कमाएगा तो टैक्स भारत को देगा, प्रॉफिट न ले जाएगा तो ले जाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये होता है। अब जैसे इलॉन मस्क अपनी कंपनी बनाए टेस्ला, क्या बनाए, टेस्ला। टेस्ला कंपनी की कार, इनकी कार थी 35 लाख की। इन्होंने सोचा कि कारखाना डाल देंगे चाइना में, कारखाना डाल देंगे कहाँ पे, चाइना में, और भारत में तो ग्लोबलाइजेशन है, ये है, हम ये भेज देंगे कार कहाँ पे, भारत में। 35 लाख में कोई भी खरीद लेता टेस्ला की कार, इलेक्ट्रिक कार। भारत सरकार ने कहा 100% टैक्स, जितना का कार है उतने टैक्स। अब लो ससुरा तो नहीं, 35 लाख का कार हो गया 70 लाख में, कौन खरीदेगा टेस्ला का। अब वहीं टाटा कंपनी अपना 10 लाख में कार दे रही है, टाटा दे रही है 10 लाख में, टेस्ला देगी 70 लाख में। तो नितिन गडकरी को फोन किया टेस्ला कि हमारा कार इतना महंगा काय कर दिए हैं, क्योंकि तो आप अपना कारखाना चाइना में काय डालें, चाइना में बेचिए, आप अपना कारखाना भारत में डाल दीजिए, हम जो एक्स्ट्रा 100% टैक्स दे रहे हैं नहीं लेंगे, आप 35 लाख में बेचिएगा। तो टेस्ला की कार अच्छी होती भी है, वो 35 लाख लायक होती है, लेकिन 70 लाख लायक तो होती ही नहीं है, कोई नहीं लेगा उसकी कार को। तो समझ रहे हैं, एलपीजी में कोई ग्लोबलाइजेशन का दुरुपयोग ना कर दे, कोई दुरुपयोग ना कर दे। हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, टैक्स लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं। लेकिन टैक्स की भी एक सीमा होती है, ज्यादा लगा दीजिएगा तो आपका भी कोई सामान जाएगा उसके देश में, वो लगा देगा, टैक्स लगा देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। तो ये ग्लोबलाइजेशन से फायदा। हमारे देश में जो वित्त मंत्रालय है या उद्योग मंत्रालय है, उसका दिमाग ठेहुना में है। कहाँ पे है, ठेहुना में। जो सामान चाइना में जिस रेट में मिलता है वो सामान वियतनाम में उसी रेट में मिलता है, तो हमें सामान वियतनाम से खरीदना चाहिए, चाइना से खरीद के लाते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आएगा। एलपीजी, तो आप एलपीजी को समझ में आ गया, इसमें और सारी चीजें हैं, इसको भी आगे आपको बताएंगे। योजना आयोग बता दिए, नीति आयोग भी बताई दिए यहाँ पर। अब कल 10 बजे से आपका इंडियन मैप भी चालू हो जाएगा। आज थोड़ा सा मेन स्टूडियो में, क्लासरूम वाले मेन जो था उसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी लाइव अपडेट होने में, तो हम स्टूडियो से ही क्लास ले लिए। तो अब आज इतना ही रहने देते हैं, आगे का क्लास कल करेंगे, ठीक है।